दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपके साथ हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर, इतिहास के आईने में जरा झांक कर देखा जाए। वैसे इतिहास के आईने में काफी चीजें दफन हैं, लेकिन इतिहास के आईने के इस विशेष पन्ने में आज हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ब्रिटिश शासन से एक कठिन संघर्षों के बाद मुक्त हुआ। यह कठिन संघर्ष जो था कई चरणों में पूरा हुआ। भारत में अंग्रेजों के शोषण और दमनकारी नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भावना के जागृत हुई। ये राष्ट्रीय आंदोलन के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर अगर हम देखेंगे तो इसकी जो भी घटनाएं हैं उसको हमें समझने में आसानी होगी। साथ में कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं वो भी देखने में हमको आसानी महसूस होगी। आज एक क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन कौन से 3 चरण थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीन चरण। इसका प्रथम चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इस चरण में जो है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और यह बंगाल के विभाजन के समय तक इसका प्रथम चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। इस प्रथम चरण में इसका प्रतिनिधित्व बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग कर रहा था। बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का इस पे वर्चस्व था, चाहे वो कांग्रेस पे रहा हो, चाहे उस समय का जो भारतीय समाज था उस पर भी बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का ही प्रतिनिधित्व था। ये जो बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था ये पश्चिम के उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था। बेशक इस समय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। उस समय के जितने भी नेता थे वो अगर अंग्रेजों से बात भी करते थे या अंग्रेजों के समक्ष अपनी कोई भी बात रखने जाते थे तो याचना पूर्वक बात करते थे। वो क्रांतिकारी तरीके से अपनी विचारधारा को नहीं फैलाते थे। कुल मिला के उस समय इस जो प्रथम चरण था उसमें जो है उदारवादियों का वर्चस्व था। उसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है। द्वितीय चरण ये 1905 ईस्वी से लेके 1919 ईस्वी, अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल के विभाजन के बाद उपजी परिस्थितियों से लेके 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, या हम यूं कह सकते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह तक था। चंपारण सत्याग्रह तक ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि अभी जो हमारे उदारवादी विचारधारा के लोग थे अंग्रेजों से क्या करते थे कि कोई भी बात करते थे याचना पूर्वक करते थे। उन्होंने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया अंग्रेजों ने कि इस याचना का परिणाम हमें क्या देखने को मिला कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के रूप में देखने को मिला। अब हमारे जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेता थे उन लोगों ने कहा कि देखिए याचना से हम लोगों ने इनसे मांगा, उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिला, बंगाल विभाजन के रूप में। अब इस 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के बाद उपजी परिस्थितियों से क्रांतिकारी नेताओं का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया समाज में। लोगों ने क्रांतिकारी तरीके से यह कहा कि अगर अंग्रेजों को देश से भगाना है तो हमें इनका जवाब क्रांतिकारी तरीके से ही देना होगा। अब यहां जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व हो गई। भाई छोटी सी अवस्था से इसका विकास भी हो गया, अर्थात थोड़ा सा बड़ी हो गई, तो कांग्रेस जो है परिपक्व हो गई। अब इसने क्या किया कि अपना उद्देश्य घोषित कर दिया, अपना लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्या उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट किया? इसने अंग्रेजों से कहा कि हमें स्वराज चाहिए, हम स्वराज से कुछ भी कम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, अब तृतीय चरण शुरू होता है।
तृतीय चरण कब से कब शुरू होता है? ये 1919 ईस्वी के बाद से ये 1947 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण चलता है। इसमें क्या हुआ कि ये 1919 ईस्वी में शुरू होता है, लेकिन किसी किसी किताब में देता है कि ये 1917 ईस्वी से ही शुरू हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। इस 1917 ईस्वी में गांधी जी का जो है, गांधी जी सक्रिय राजनीति में शामिल होते हैं, इसलिए ये 1917 से 1947 ईस्वी तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण है, इसे गांधी युग भी कहा जाता है, गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस तृतीय चरण में कांग्रेस पूरी तरह से परिपक्व और मजबूत हो गई। कांग्रेस ने क्या किया कि अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस घोषित किया। साथ में क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, इसके अलावा हम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो कांग्रेस अभी याचना पूर्वक बात कर रही थी, वही कांग्रेस अब धीरे धीरे क्या किया, परिपक्व हुई, और परिपक्व होने के बाद सीधे अंग्रेजों से आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज से कुछ भी कम मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, आप हमको पूर्ण स्वराज दीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण अर्थात 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी घटी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित भी किया, साथ में परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से महत्वपूर्ण घटनाएं निकल के आती है जो पेपर में पूछे जाते हैं। हम लोग आज उसी को देखने का प्रयास इस क्लास में करते हैं। प्रथम चरण कांग्रेस ने क्या किया कि जो प्रथम चरण में अपनी स्थापना किया, 1885 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी स्थापना की, साथ में उस समय इस कांग्रेस पर उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व था, उदारवादी विचारधारा के लोगों का ही वर्चस्व था। जैसे उदारवादी विचारधारा में कौन कौन लोग थे, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आदि लोग जो प्रमुख लोग नेता लोग थे उस समय के, ये उदारदारी विचारधारा के थे। ये लोग क्या कहते थे कि अंग्रेजों से हमें बात करनी है तो उनसे आंखों में आंखें डाल के मत बात करिए, बल्कि क्या करिए कि याचना पूर्वक बात करिए, डर के बात करिए। इनके विचारधारा को जब क्रांतिकारियों ने देखा तो क्रांतिकारियों ने क्या कहा कि ये इनकी जो राजनीति है, ये इनकी राजनीति जो है, ये भिक्षावृत्ति की राजनीति है, याचना की राजनीति है। जो उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे, इन लोगों ने क्या कहा कि जो भारतीय जनमानस है, भारतीय जनता को जागरूक करिए। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो स्वयं अंग्रेजों के शोषण और दमन का विरोध करेगी। अगर इनको जागरूक नहीं किया जाएगा तो अंग्रेज इनका शोषण करते रहेंगे। जबकि क्रांतिकारी विचारधारा वाले क्या कहते थे कि जनता के साथ साथ इनका जवाब क्रांतिकारी तरीके से दीजिए। इन्हीं दोनों में विवाद का कारण बना, ये लोग कहते थे कि उदारवादी विचारधारा से काम लीजिए और ये लोग कहते थे क्रांतिकारी विचारधारा से काम लीजिए। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि इन्हीं विवादों की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया था। कांग्रेस दो गुटों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। उदारवादियों ने क्या किया कि लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस की स्थापना जो है बाद में होती है, उससे पहले ही काफी लोगों ने भारतीय जनता को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। जैसे 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में राष्ट्रीय जागरण की भावना का विकास करने में, राष्ट्रीय जागरण की भावना का विकास करने में हेनरी विवियन डेरुजिक का नाम प्रसिद्ध है। हेनरी
डेरोजिया का नाम प्रसिद्ध है। इनके जितने भी अनुयायी होते थे, हेनरी विवियन डेरोजिया, इनको कहा जाता था डेरोजियन। इनके अनुयायियों को डेरोजियन कहा जाता था। इन लोगों ने क्या किया, हेनरी विवियन डेरोजिया और इनके अनुयायियों ने क्या किया, अपनी बातों को लोगों तक प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय जागरण की भावना लोगों में विकसित करने के लिए इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित कर दिया, समाचार पत्र प्रकाशित किया, द ईस्ट इंडियन। द ईस्ट इंडियन के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया कि जनता के बीच अपनी बात फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज इन्होंने देखा कि केवल उस समय अंग्रेजों की जो दमनकारी और शोषण नीति चल रही थी, उसमें केवल प्रेस और मंच का ही सहारा काफी नहीं था। प्रेस और मंच का सहारा ही काफी नहीं था। इसके अलावा क्या किया जाए, एक ही संस्था, दो ही संस्था नहीं काम कर सकती। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की जाए, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और इनके अनेक साथियों ने, बहुत से साथियों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की। संस्था कौन सी? बंग भाषा प्रकाशक नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का इन्होंने क्या उद्देश्य बनाया कि जो सरकारी कार्य हैं, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इनकी समीक्षा किया जाए, समीक्षा किया जाए और कुछ भी सुधार हो या कुछ भी कमियां हो, सुधारों के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया जाए। उसके बाद 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य जमींदारों के सहयोग से एक संस्था स्थापित किया जाती है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। या इसको कहते थे जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन पहला राजनीतिक संगठन था जो संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने क्या किया कि अगर हमें कुछ भी कहना है, अंग्रेजों से कोई भी कमी है, अंग्रेजों से कोई भी शिकायत है, तो आप इसको क्या करिए कि संवैधानिक तरीके से, वो क्रांतिकारी तरीके से नहीं, आप संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक उपायों के माध्यम से आप शिकायत करिए। इस लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के जो भारतीय सचिव थे, जो इसके कार्यवाहक कार्य करने वाले थे, भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर और अंग्रेजी सचिव, भारतीय सचिव भी थे और अंग्रेजी सचिव भी थे, विलियम कार्बी। और लंदन में इस संस्था के प्रतिनिधि थे जॉन कॉफोर्ड। ये इस संस्था के लंदन में प्रतिनिधि थे। 25 सितंबर 1875 ईस्वी को, 25 सितंबर 1875 ईस्वी को कलकत्ता में क्या हुआ, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक एवं मालिक, कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार। इस पत्रिका के मालिक और संपादक शिशिर कुमार घोष एक संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था? इंडियन लीग की स्थापना की। इस इंडियन लीग के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते शंभूचंद मुखर्जी को जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता। और इस इंडियन लीग का प्रमुख कार्य क्या किया इन लोगों ने, इसका किस लिए स्थापना की गई कि इसके लिए स्थापना इन लोगों ने किया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया जाए, साथ में उन्हें राजनीतिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बस इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने इन्हीं उद्देश्यों से किया।
26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ने एक संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने किया। यद्यपि इस संस्था के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन इसका सचिव बनाया जाता है, सचिव जो है बनते हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस को इसका सचिव बनाया जाता है। और क्या हुआ कि इसका अध्यक्ष एक ऐसे कानूनविद को बनाया जाता है जो उस समय का सबसे लोकप्रिय कानूनविद था। यह मनमोहन घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनते हैं मनमोहन घोष। संस्था का जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, इसका प्रमुख कार्य क्या इन लोगों ने बनाया कि इसका उद्देश्य क्या किया जाए। इन लोगों ने बनाया कि जो जनता है, भारत की जो जनता, उसे जागरूक किया जाए और हिंदू और मुसलमानों में एकता को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद लोगों को यह महसूस होना शुरू हो गया कि ये जो छोटी छोटी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से अगर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों से लड़ाई लेना दुष्कर हो जाएगा। साथ में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग आया सामने जिन्होंने लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनमें एक एलन एक्टवेन हामू थे, जिन्होंने क्या किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक मर्मस्त्री पत्र लिखा। उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग बिखरे हुए लोग कभी भी किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। इनके मर्मस्त्री पत्रों से लोगों के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। लोग एकत्रित हुए तो उसके बाद 1884 ईस्वी में एक संस्था का गठन किया जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का गठन किया जाता है। और इस संस्था की बैठक बुलाई गई 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में। अब इस इंडियन नेशनल यूनियन की जब बैठक मुंबई में बुलाई जाती है तो लोगों की सलाह पर, लोगों से सुझाव पर इनका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रख दिया जाता है। इसकी जो स्थापना थी, इसकी जानकारी थी, इसका सबसे पहले एक मद्रास का समाचार पत्र था हिंदू। मद्रास का समाचार पत्र था हिंदू। हिंदू ने क्या किया कि 5 दिसंबर को ही छाप दिया कि ऐसी एक संस्था का स्थापना होने वाली है। 5 दिसंबर को ही उसने बता दिया लोगों को कि एक ऐसी संस्था की स्थापना होने वाली, जिसके समूह में लोग आएंगे और उसके छत्र छाया में लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे। जो कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द कांग्रेस, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। इस कांग्रेस का अर्थ ही था लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इनके पास कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टेवियन हामू पहुंचते हैं। जब एलन एक्टेवियन हामू पहुंचते हैं तो इन्होंने लॉर्ड डफरिन से कहा कि आप घबराइए मत, ये जो कांग्रेस की स्थापना किया जा रहा है, ये अगर कांग्रेस नहीं रहेगी और भारतीयों ने क्रांतिकारी तरीके से हमारा विरोध करना शुरू कर दिया तो इसके लिए ये कांग्रेस जो है स्थापित की जा रही है, जिससे उनको मना की रहेगी। अर्थात अंग्रेजों के जो
नीति है उसके तहत ही कांग्रेस जो है हमारे सहयोग करेगी। आरंभ में कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों ने भी सहयोग दिया और इस लॉर्ड डफरिन ने उस कांग्रेस की स्थापना के लिए पार्टी भी दी थी। इस कांग्रेस की स्थापना अब एलन ऑक्टेवियन हार्बू ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में किया। बंबई में किया। कब किया? दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे इस कांग्रेस की स्थापना होती है। किस जगह पे होती है? बंबई में एक कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, उसी में इसकी स्थापना होती है। इस कांग्रेस की स्थापना की जो बैठक होनी थी पहले पूना में होनी थी, लेकिन क्या हुआ कि इस पूना में प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने की वजह से जो इसके संस्थापक सदस्य वो लोग डर गए और इस पूना के स्थान पर बैठक जो है बंबई में आयोजित की जाती है, जहां पर कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये भारतीय नेता जो है जनता को जागरूक करने में सफल हो रहे थे, तो उसी समय अंग्रेजों को ये लगना शुरू हो गया कि ये हमारे लिए ये खतरा होंगे। इस तरीके से इन लोगों ने भारतीय नेताओं और जनता से जो है ईर्ष्या करना शुरू कर दिया और इन ईर्ष्या का सबसे घृणित परिणाम क्या निकला? सबसे घृणित परिणाम क्या हुआ कि बंगाल के विभाजन के रूप में हमको देखने को मिला। बंगाल विभाजन के रूप में देखने को मिला। अब अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही जगह रहेंगे तो इनसे लड़ाई लेना कठिन कार्य होगा। इसके लिए एक लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? उस समय का वायसराय लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य एरिया को दो भागों में बांट दिया। हिंदुओं को अलग कर दिया, साथ में मुसलमानों को अलग कर दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया। इसके लिए इसने बंगाल विभाजन की योजना बनाई, बंगाल का विभाजन किया। इसी समय इन लोगों ने एक नीति डाली कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति इन लोगों ने अपनाई, जिसका परिणाम हमें देखने का मिला बंगाल विभाजन के रूप में। बंगाल विभाजन का लोगों ने काफी विरोध किया। जितने भी हिंदुस्तानी थे, भारतीय, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुसलमान, लोगों ने खूब विरोध किया। लेकिन विरोध के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन अपनी बातों पर अडिग रहा। उसने कहा कि हमें बंगाल को बांटना ही बांटना है। उसे यह डर था कि अगर ये हिंदू और मुसलमान दोनों एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ज्यादा दिन नहीं अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। इसलिए इसने क्या कहा कि आप कितना भी विरोध कर लीजिए। इन लोगों के दिमाग में बैठ गई बात कि आप कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन हम बंगाल को बांट के ही रहेंगे। इस विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया कि अब बंगाल को बांट दिया जाएगा। जब 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया, इसके विरोध में भारतीयों ने क्या किया? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। ऐतिहासिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। क्या कहा गया कि हम लोग अपने यहाँ के निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ भी अगर विदेश से आता है, इंग्लैंड वाले लाते हैं या विदेशी लाते हैं, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके विरोध स्वरूप विभिन्न जगहों पर विदेशी वस्त्रों की होली जला दी गई, आग लगा दिया गया। साथ में लोगों ने स्वदेशी मेडिकल स्टोर खोल लिया, अपनी वस्तुओं का बने बनाए वस्तुओं का ही लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। और उस समय कांग्रेस ने भी इस ऐतिहासिक बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया। इन सब विरोधों के बावजूद भी लॉर्ड कर्जन या अंग्रेजी शासन सत्ता जो झुकने के लिए तैयार नहीं। आखिर में इन लोगों ने घोषणा कर दिया कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन इन लोगों ने क्या कहा कि बंगाल विभाजन कर दिया गया। अच्छा, बंगाल विभाजन का जो है निर्णय ले कर दिया गया, बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन कर दिया गया। और इस विभाजन की घोषणा के साथ ही
जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, इस विभाजन की घोषणा के साथ ही साथ यह विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया कि आज से ही बंगाल के 2 भाग कर दिए गए। बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इस बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में काफी नाराजगी फैल गई। विरोध में लोगों ने क्या किया कि उस दिन 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में कि ये हमारे लिए जो सबसे दुखद दिन है कि हमें 2 भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया गया, हिंदू और मुसलमानों को 2 भागों में बांट दिया गया, जबकि उस समय की जनता एक साथ रहना पसंद करती थी। तो इसको लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सुझाव दिया लोगों को, लोगों से यह कहा कि अपने यहाँ एक सामाजिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक अटूट धागा होता है, राखी का धागा। आप उस दिन राखी दिवस मनाइए। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर उस दिन राखी दिवस मनाया गया। पर पूछता कभी कभी कि जो ये बंगाल आंदोलन हुआ था, इसका नारा क्या था? तो इन लोगों ने नारा दिया था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। आत्मशक्ति का, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा दिया। साथ में इन्होंने ऐतिहासिक बहिष्कार अर्थात विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की भी घोषणा की, बहिष्कार का भी घोषणा किया। इन लोगों ने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। इस स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है, स्वदेशी आंदोलन जो चला था, इस स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है सांस्कृतिक क्षेत्र पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र पड़ा। उस आंदोलन को प्रेरित करने के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी, अमार सोनार गीत लिखा, जो बाद में 1971 ईस्वी के युद्ध के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, उसे आज की क्लास में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, उसमें से क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई जो पेपर के लिहाजे से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।